हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतरी के लिए हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें हम क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं, उन सभी विषय के महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस सीरीज़ के एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे, सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इससे पहले हमने दो सब्जेक्ट का, इतिहास और भूगोल, इन दो सब्जेक्ट का हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना करके आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। आज की क्लास में हम राजनीति विज्ञान, जो राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल जो साइंस है, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज की क्लास में क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों, देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सीरीज के, आज के क्लास के क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और जो पहला आपका प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यानी इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रंग भेद का विरोध नहीं किया है। तो किंग मार्टिन लूथर ने क्या किया है, भेद किया है, यानी रंग भेद का विरोध उन्होंने किया था। महात्मा गांधी ने भी किया था। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, ये दोनों भी किए थे। लेकिन जेड गुड्डी जो है इन्होंने नहीं किया था। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, एक और चीज़ आप ध्यान दें कि जितने भी प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूँ, उससे पहले, मेरे जवाब देने से पहले आप सभी भी जवाब देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको यह एहसास हो सके या पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है। तो किस संस्था में है मेरे दोस्तों, तो पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए क्या है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। यानी धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ कह रहा है। तो धर्म से रहित, यानी धर्म जिसमें नहीं रहता है, धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यानी संघ राज्य की विशेषता इसमें से कौन है, कौन नहीं है। लिखित संविधान विशेषता होती है, शक्तियों का विभाजन भी विशेषता होती है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी होती है, लेकिन एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। यानी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दोहरे स्तर पर या 3 स्तर पर सरकार का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है संघ राज्य में। काहे कि केंद्र रहता है, देश रहता है, उसके बाद से क्या रहता है, राज्य। केंद्र स्तर पर भी सरकार होती है, राज्य स्तर पर भी क्या होती है, सरकार होती है। यानी एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो इसमें से संघ सरकार का जो उदाहरण है वह कौन है, अमेरिका है। कौन है, अमेरिका। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। यानी सत्ता में भागीदारी की सबसे जो बेहतर प्रणाली है, सबसे बेहतर शासन व्यवस्था जो है वह किस देश की है, तो वह भारत देश की है। क्या है, भारत देश की। अगर देखेंगे मेरे दोस्तों तो यह केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी सरकारों का, उसके अलावा शक्तियों का भी भारत में क्या किया गया है, 3 स्तर पर बांटा गया है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और एक दोनों मिलाकर जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्ता में भागीदारी का जो सबसे बेहतर प्रणाली जो है वह भारत में क्या है, मौजूद है। 7 नंबर प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वह क्या होती है, बहुदलीय होती है। यानी कई दल जो रहते हैं वह आपस में चुनाव लड़ते हैं और फिर उसमें से जो विजय होता है वही सरकार का क्या करता है, गठन करता है। अगला प्रश्न है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। तो लोकसभा में सीटों की संख्या जो है वह कितनी है, 543 है निर्वाचन हेतु। कितनी है, 543। इसके अलावा अगर बात करें मेरे दोस्तों तो राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है वह 250 है। कितनी है, 250। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा 3 स्तर पर किया गया है। 3 सूची में, केंद्र सूची जिसको संघ सूची कहा जाता है, दूसरा राज्य सूची और तीसरा जो होता है समवर्ती सूची।
केंद्र सूची में उस विषय को रखा गया है जिस पर केंद्र क्या करता है, कानून बनाता है, और राज्य सूची में उस विषय को रखा गया है जिस पर राज्य सरकारें मुख्य रूप से क्या करती है, कानून बनाती है। उसके अलावा तीसरा जो है समवर्ती सूची, उसमें केंद्र और राज्य दोनों को रखा गया है, और इसमें क्या करता है कि वैसे विषय जो केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं, उस विषय को केंद्र और राज्य इन दोनों के अंतर्गत रखा गया है, जो किसके अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो यह 1970 के दशक से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। जब इंदिरा गांधी की क्या थी, सरकार थी, तब से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व था बिहार में, वह किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे वह कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था वह किस प्रांत में? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। एक जवाब आप लोग देंगे कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह भारत के किस राज्य से क्या की गई थी, उसकी शुरुआत की गई थी, और ये भी बताएंगे कि उसके जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत अगर बात करें तो वह राजस्थान से हुई थी। कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान के किस जिले से? तो नागौर जिले से क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और ये इसका संबंधी कानून जो था वह कब बना था? तो 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में सूचना के अधिकार संबंधी कानून क्या किया गया था, बनाया गया था। यानी हर व्यक्ति को सरकार क्या काम कर रही है वह सूचना क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका जो था वह 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। भारत 1947 में। और उसके एक साल बाद कौन आज़ाद हुआ था? श्रीलंका आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव जो थी वह सर्वप्रथम किस देश में मेरे दोस्तों पड़ी थी? तो वह ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है वह किसको माना जाता है? तो राजनीतिक दल को माना जाता है। काहे कि यही क्या करते हैं, राजनीतिक दल ही मिल करके करते हैं, सरकार का गठन करते हैं, और यह जनता और सरकार के बीच क्या करते हैं, कड़ी का कार्य करते हैं, इसलिए इनको लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? यानी बहुदलीय व्यवस्था किस देश में नहीं है? तो वह बांग्लादेश में नहीं है। किस देश में नहीं है? बांग्लादेश में। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? अब गठबंधन की सरकार किसको कहते हैं? तो जिसमें कई दल मिलकर के आपस में क्या करते हैं, बहुमत हासिल करके सरकार का निर्माण करते हैं या गठन करते हैं, उसको गठबंधन की सरकार कहा जाता है। और ऐसा कब हो सकता है? जब बहुत दल हो, यानी बहुदलीय व्यवस्था हो, यानी एक से अधिक दल जो रहे तभी जा करके गठबंधन की सरकार बना करके वह क्या कर सकते हैं, गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? तो राजनीतिक स्थायित्व के लिए क्या इसमें से आवश्यक नहीं है? तो सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता और चिन्ह जो रहता है, अब देखिए राजनीतिक दल को मान्यता राष्ट्रीय दल के रूप में कौन देता है? तो यह दिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। और उसी के द्वारा उसका चुनाव चिन्ह भी दिया जाता है कि इस पार्टी का, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल किस दल को, कैसे दल को राष्ट्रीय दल कहा जाता है? तो जिसने क्या किया हो कि लोकसभा में क्या किया हो, कम से कम 6 सीटें क्या किया हो, हासिल किया हो।
6% सीटें हासिल किया हो और कम से कम 4 जगहों पर क्या किया हो, लोकसभा सीटें क्या की हो, प्राप्त की हो, वैसे दल को राष्ट्रीय दल कहा जाता है। अब बात करें कि कुल वोटों का 6%, यह ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है यह पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल जो है वह राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी भी क्या है, राष्ट्रीय दल है। भारतीय जनता पार्टी जो है वह भी राष्ट्रीय दल, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो है वह राष्ट्रीय दल नहीं है, वह राष्ट्रीय दल नहीं है। बाकी यह तीनों जो है वह राष्ट्रीय दल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है वह अभी वर्तमान में अगर बिहार सरकार में देखें तो वह नीतीश कुमार जो चुनाव चिन्ह जिस पार्टी से लड़ते हैं उनकी पार्टी का नाम क्या है, जनता दल यूनाइटेड। और इसका गठन कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 2000 ईस्वी में, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो क्या होती है, मजबूत होती है। क्या होती है, मजबूत। नेक्स्ट है कि 26 नंबर, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। तो यह जब क्वेश्चन लिखा गया है या आपकी किताब के अनुसार, उस समय जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा क्या था, प्राप्त था, लेकिन अभी वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या कि यह राज्य रहा ही नहीं। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज जो संस्था है वह 3 स्तरीय है। क्या है, 3 स्तरीय, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो सीटों की आरक्षित है वह कितना है, तो 50% है। कितना है, 50%। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो वह कहाँ पर है, तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा का चुनाव देखें तो वह 2009 में, कब हुआ था, 2009 में। ठीक, 5 साल और जोड़ देंगे तो 9 5 14, 16वीं लोकसभा, 14, अब 5 14 5 क्या हो जाएगा, 19 में 17वीं लोकसभा और 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो 15वीं लोकसभा से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 10% थी। कितनी थी, 10%। यानी अगर बात करें तो 5 से 43 का 10% निकालेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 54 सीटें जो थी वह महिलाओं की थी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है। किनका है, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो होता है वह जनता का, जनता के द्वारा ही और जनता के लिए ही शासन व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं उनकी नियुक्ति जो होता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की भी जो नियुक्ति रहती है वह कौन करता है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यह मेरे दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको हमने क्या किया, देखा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को भी क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।